माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस ब्रांड यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और आ गया हूं रखने आप सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे बच्चों हमने शुरू की है 1 आवर सीरीज, जिसमें कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन करते हैं इन 1 आवर। आज क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले क्लास 11th का थोड़ा सा टफ माना जाने वाला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज की क्लास में बच्चों हम लोग 1 घंटे में इसको कंप्लीटली करने वाले हैं, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते बच्चों, सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो आई हैव डन माई BTech from IIT Mandi. I have been awarded the Institute Silver Medal and I have been teaching the students of both JEE and NEET field from last 2 years. ठीक है बच्चा लोग, तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगा, लेकिन एज अ रिवीजन पर्पज के रूप में आप सभी को देखना है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलो वैसे हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने वाले नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले, ऑल द फॉर्मूलेज सब कुछ करने वाले। ठीक है, विद द JEE लेवल, है ना, बोर्ड लेवल की नहीं, JEE लेवल तक करने वाले। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर से। ठीक है ना, जैसा कि आप सभी लोग पता है ना, अगर आप अपने हाथ को अगर आग में डालते हो तो क्या होता है, आपका हाथ जल जाता है ना। फिर उसी हाथ को अगर आप बर्फ से पकड़ते हो तो क्या होता है, ठंडा लगता है, राइट। तो आखिर में हो क्या रहा है सर, व्हाट इज हीट? तो बच्चों हीट क्या होता है? हीट इज द ट्रांसफर, हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। Heat is only the transfer of energy due to the temperature difference। ठीक है सर, टेम्परेचर डिफरेंस, सर टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर इज नथिंग बट ओनली द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस ऑफ अ गिवन मटेरियल। कोई भी मटेरियल के हॉटनेस मेजर करने के लिए, ठीक है, वो मटेरियल कितना हॉट है वो मेजर करने का एक तरीके से जुगाड़ है अपना टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो एक रिलेटिव टर्म है। जैसे कि, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरा पेन है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, राइट। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, हॉट है। लेकिन अगर मैं तीसरा लेकर के आता हूं, ये इसका टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भैया इसके कंपैरिजन में क्या है, कोल्ड है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म। जिस तरीके से लंबाई होता है, शॉर्टर एंड लॉन्गर जो आप लोग बोलते हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म, है ना। तो उसके लिए रेफरेंस देखना पड़ता है कि किसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसी दोनों रेफरेंस की बात, मतलब उसी रेफरेंस के सेंस में, है ना, एक ठंडा है एक गर्म है, तो इस टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया, इसके वजह से इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द हीट, दैट इज द हीट। तो हीट किसी के पास रखने वाला चीज नहीं है, हीट रहने वाला चीज नहीं है। जैसे सिंपल सी बात समझो, करंट जानते हो ना, करंट, करंट किसी के पास रहता थोड़ी है। करंट क्या होता है, केवल बहने वाली चीज है, धारा बहने वाली चीज है, पानी जो नदी से बह रही है बहने वाली चीज है। ठीक, उसी प्रकार से हीट इज द, वो हीट इज द ओनली फ्लो। हीट क्या है बच्चों, हीट केवल फ्लो है ना। इट कैन नॉट बी पजेस्ड बाय द बॉडी, इट डज नॉट बिलोंग टू अ बॉडी। ये किसी बॉडी से बिलोंग नहीं करता और ना ही इसको कोई रख सकता है। ठीक है, ये केवल फ्लो है, बहते चलते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट क्या होता है बच्चों, वो एनर्जी है जो कि बहने में है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट कैन ओनली बी लॉस्ट और गेन बाय द बॉडी। ये केवल बॉडी से लॉस हो सकता है या फिर गेन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना है आपका सराउंडिंग्स, है ना। रिलेटिव टेम्परेचर देखना है। ठीक है, अगर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का 40 है, तो आप गेन करोगे। अगर 30 है, बाहर का 20 है, तो आप लूज करोगे। ठीक है, अजीब सी चीज है। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया हीट। और इसी हीट को अगर बात किया जाए बच्चों, दिस हीट इज नथिंग बट द एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है काम, कुछ ना कुछ हो जाता है सर। जैसे मान लो कि अब एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी ये, एक बॉडी ये, दूसरा बॉडी ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो इससे हीट इसमें ट्रांसफर किया, तो इसमें हीट ट्रांसफर हुआ, तो इसके मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो गई, अर्थात इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, अर्थात इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो चेंज हुआ टेम्परेचर, चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी, और कुछ ना कुछ वर्क डन होगा इस पूरे सिस्टम पे, है ना। तो हीट के ट्रांसफर की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, या फिर जो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आ रहा है, या फिर एनर्जी का ओवरऑल देखा जाए तो भैया कैसा कन्वर्जन हो रहा है वर्क में, एनर्जी में, अलग अलग प्रकार के एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है इस हीट का, उसी को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है,
हीट समझ में आ गया क्या? हीट क्या होता है बच्चा लोग? हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, चलिए अब टेम्परेचर क्या होता है सर? तो टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, दैट इज द टेम्परेचर, राइट। जैसे ये देखिए आइस बॉक्स दिख रहे हैं, है ना, बर्फ है, पूरा क्लियर है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चाय है, बिल्कुल गरम गरम, ठीक है। इस तरीके से अपने पास और भी एग्जाम्पल है, सनलाइट देखो आ रहा है बाहर से, है ना, ये देखो क्या है, लावा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर जो होता है बेसिकली इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक। अब बात आती है सर हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, है ना, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है? तो जैसा कि आप सभी को पता है थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो वी मेजर द टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ बच्चा लोग थर्मामीटर, है ना। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ दिखता इस प्रकार से है, जिसमें कि हमारे इस थर्मामीटर के अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मामेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। थर्मामेट्रिक फ्लूइड होता है और इस पे रहता है बच्चों कैलिब्रेशन। क्या रहता है? कैलिब्रेशन, राइट। जैसे और ये जो ग्लास ये जो बॉडी है ये पूरा ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है जब इसको गर्म जगह पे ले जाया जाता है तो वो क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो गर्मी की वजह से फैलता है, आगे बढ़ता है। जिस पॉइंट पे जाकर के बढ़ेगा, जिस पॉइंट पे जाकर के कोइंसाइड करेगा, उतना आप सभी को टेम्परेचर बता दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, समझ गए? चलिए, तो यहां से आप सभी को समझ में आ गया कि थर्मामीटर जो है क्या मेजर करता है भैया। थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। सो हाउ मेनी स्केल डू वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर? हमारे पास कितने टाइप के स्केल होते हैं? तो अपने पास बच्चों जनरली 3 टाइप के स्केल है हमारे पास, है ना। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं अपने को, ठीक है। वाटर जो बॉयल करता है, वाटर बॉयल करता है केल्विन स्केल पे 373 केल्विन पे, सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। ठीक है भाई। बॉडी टेम्परेचर, आदमी का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, आप सभी को पता है। केल्विन में क्या होगा? 273, इसमें जोड़ दीजिए, 273 जोड़ दीजिए, 310, राइट। अभी 98, अभी रिलेशनशिप अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा डेटा दे रखा है, क्लियर। तो अपने पास 3 टाइप के स्केल हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इनमें जो कन्वर्जन है वो अपने को आना चाहिए, जेईई मेंस के लिए काम का है, ठीक है। जे एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, जेईई मेंस के लिए काम के, ठीक है। चलो, डिग्री चेंज इन टेम्परेचर कंपेयर टू द केल्विन स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल के कंपेरिजन में कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, दैट इज योर डिग्री, ठीक है। एज द केल्विन स्केल, जो केल्विन स्केल है इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, डिग्री इज नॉट रिटन विद द केल्विन। याद रखिएगा, केल्विन के साथ हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिखते 3 डिग्री केल्विन, ऐसा कभी भी नहीं लिखा, केवल 3 केल्विन लिखा जाता है, क्योंकि जो केल्विन है ये एब्सोल्यूट जीरो मतलब सर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, सर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो कि इस दुनिया में हो सकता है, उस टेम्परेचर से नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, पूरा दुनिया का जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी आइटम्स है, सब फ्रीज हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इज योर एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है भाई, दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। इसलिए अपन लोग डिग्री नहीं लगा करते, क्योंकि डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब केल्विन स्केल के कंपेरिजन में कितना आगे पीछे है ना। तो खुद ही केल्विन स्केल है, समझ गए। चलो, तो याद रखिए, इसमें केल्विन लगाते हैं, इसमें केल्विन लगाते हैं, इसमें भी केल्विन लगाते हैं, सॉरी इसमें डिग्री लगाते हैं और इसमें भी डिग्री लगाते हैं। चलो, अब बात करते हैं हम लोग इनमें रिलेशनशिप। तो फॉर एनी स्केल की मैं बात करता हूँ, रिलेशनशिप याद रखना, ये रिलेशनशिप आप सभी को याद रखना है। केल्विन -273 अपॉन में 100, एनसीईआरटी में देखोगे तो 273.5 रहता है, 273.15 रहता है, ठीक है, एनसीईआरटी। बट अपने को जेईई की तैयारी करनी है ना। टू केल्विन -273 अपॉन में 100 इज इक्वल टू C बाई 100 इज इक्वल टू F -32 बाई 180, F -32 बाई 180। फ़ारेनहाइट स्केल पे टोटल 180 डिविजन्स होते हैं, इसलिए 180 से डिवाइड किया हमने। सेल्सियस और केल्विन पे टोटल 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो कोई भी स्केल के लिए अगर आपको निकालना है कितना रीडिंग है, तो रीडिंग ऑन ए स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32, ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 32, और उसके बाद डिवाइड बाई कितना डिवीजन है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखना आप सभी को, K -273 बाई 100 इज इक्वल टू C बाई 5 इज इक्वल टू F -32 बाई 180, राइट। चलिए, अगर हम लोग F और C में रिलेशनशिप देखा है, F और C में रिलेशनशिप आप सभी को याद रखना है।
है ना भाई, इसको ले लो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन करना है। याद रखो c इज इक्वल टू 5। अरे भाई नवंबर आ गया है, याद नहीं रखोगे तो क्या करोगे, है ना। c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, c इज इक्वल टू f 5/9 f माइनस 32, राइट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन c एंड f हियर। केल्विन इज इक्वल टू c प्लस 273, ये तो याद ही करने की जरूरत ही नहीं है, तो सबको पता होता है। और इसके बाद इधर केल्विन और फॉरेनहाइट में दिस इज द रिलेशनशिप, मतलब सेल्सियस में रिलेशनशिप जो पता है उसमें 273 जोड़ दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन। नाउ विल स्टार्ट द थर्मल एक्सपेंशन। मतलब कि कोई भी बॉडी है, कोई भी मेटल है, उसको अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उसके वजह से उसमें कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सपेंशन बच्चों अपने पास होता है ना। एक्सपेंशन जो होता है उस एक्सपेंशन की वजह से आपका शेप चेंज हो सकता है, आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, आपका एरिया चेंज हो सकता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है ना। अलग अलग चीजें चेंज हो सकती है। जैसे इसकी लंबाई है, लंबाई चेंज हो गया। अगर आप एक मेटल के शीट को गर्म कर रहे हैं तो मेटल का शीट बढ़ जाएगा। अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप बाईमेटेलिक स्ट्रिप को कवर कर रहे हैं तो वो सर्कुलर शेप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हीट मतलब गर्म करने की वजह से क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है ना, एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चेंज हो सकता है ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए थर्मल एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन ऑफ मरकरी का एक्सपेंशन थर्मामीटर में, अरे भाई थर्मामीटर में, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद रेलवे बकलिंग, है ना। तो भैया आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के बीच में एक गैप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मी की वजह से फैलता है, फैल जाए तो फैल करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बकल ना हो जाए। बकल होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, राइट। इसीलिए हम लोग ये जगह छोड़ते हैं ताकि गर्मियों में क्या हो जाए, इस जगह में वो आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब एक्सपेंशन हो सके, स्ट्रेस पैदा ना हो जाए। स्ट्रेस पैदा होगा तो टेढ़ा हो जाएगा। क्लियर है, दीज आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। चलिए चलो भाई, तो थर्मल एक्सपेंशन अपन लोग बात करेंगे 3 टाइप का। एक होने वाला है लीनियर, एक होने वाला है एरियल, और तीसरा होने वाला है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। यानी कि लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन की बात हम लोग करने वाले हैं। चलो भाई बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। मतलब कि देयर इज चेंज इन ओनली वन डायमेंशन, है ना, केवल एक डायमेंशन में केवल चेंज होने वाला है। जैसे कि अपने पास एक मेटेलिक रॉड है, इसकी शुरुआत की लंबाई आप सभी को दिख रहा है L0 है, ठीक। आपने इसको किया गर्म, शुरुआत का टेम्परेचर था T1, आपने इसको एक बर्नर से कर दिया गर्म जिसका टेम्परेचर T2 था। गर्म होगा, गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ करके इसकी लंबाई कितनी हो गई, L0 प्लस डेल्टा L। कितना हो गया भाई, L0 प्लस डेल्टा L। तो ये जो लंबाई में जो इंक्रीमेंट होता है, ये रॉड की लंबाई में जो इंक्रीमेंट आप सभी को दिख रहा है, आपको लगता नहीं है कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया उसके प्रोपोर्शनल होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा लंबाई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ भैया आपको लगता नहीं कि मतलब एक बिल्कुल छोटा सा, इसका एकदम छोटा सा रॉड लो, एक बड़ा सा रॉड लो, ठीक है। छोटे से रॉड को अगर टेम्परेचर, छोटे से रॉड को अगर गर्म करोगे तो उसमें बहुत कम दिखेगा तुमको लंबाई में इंक्रीमेंट, राइट। लेकिन अगर लेंथ अगर बड़ा सा रहेगा तो उसको गर्म करेंगे तो उसके लंबाई में इंक्रीमेंट ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ से आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो डेल्टा एल होगा, जो लंबाई में इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर में चेंज पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होगा। उसके साथ साथ शुरुआती लंबाई, शुरुआत का जो लंबाई था उसके प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा टी हो जाएगा। दिस विल बी अल्फा L0 डेल्टा टी बच्चा लोग, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज द चेंज इन द लेंथ। फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद रखना, बहुत फार्मूला काम इंपॉर्टेंट है, ये सीधे लगा देना, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन द लेंथ अल्फा L0 डेल्टा टी। और आपसे पूछा जाए फाइनल लेंथ, तो सर फाइनल लेंथ हो जाएगा L0 में डेल्टा एल जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएंगे तो ले लो कॉमन, तो आ जाएगा L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। चलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ जो लीनियर एक्सपेंशन आपने जो बोला ये क्या है सर, ये क्या है, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हो क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन में L0 इंटू डेल्टा टी, ठीक। L0 डेल्टा एल कैंसिल, डेल्टा टी यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, है ना। तो ये क्या होता है भाई, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर, ठीक है, आपके लेंथ में कितना का इंक्रीमेंट हुआ एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड योर अल्फा, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है। चलो
आगे चलते यहाँ से देख सकते हैं आप सभी लोग एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जरा, शुरुआत में लंबाई L0 था टेम्परेचर T1 पे, आपने टेम्परेचर T2 बढ़ा दिया, L0 प्लस डेल्टा एल, T3 कर दिया, L0 प्लस 2 डेल्टा एल, T4 कर दिया, L0 प्लस 3 डेल्टा एल। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा, T4 सबसे बड़ा है, T3 है, फिर T2 है, फिर T1 है, ठीक। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो अल्फा आप सभी को पता है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में L0 इंटू डेल्टा टी, ठीक, क्या है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में L0 इंटू डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, तो वी कैन राइट इट एज, बच्चा लोग L1/L को तो बाहर ही कर दो, है ना, इसको बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या आप, DL अपॉन में DT, DL अपॉन में DT लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एल अपॉन में DT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DL अपॉन में L इज इक्वल टू अल्फा इंटू DT, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो LN में आ जाएगा या लॉग में आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा L इज इक्वल टू L0 ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, L इज इक्वल टू L0 ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। अगर इसको आप फर्दर खोलते हैं, ई टू द पावर एक्स का इंस्पेक्शन आप सभी को पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स होता है, वैसे आगे आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी देखेंगे तो सेम रिलेशनशिप आता है, यहाँ से भी आप सभी लोग सेम रिलेशनशिप आता है। अगर आप लोग यहाँ से डिराइव करना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी को जो रिलेशनशिप रखना है ये याद रखना है, ठीक, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक हो गया, लंबाई में इंक्रीमेंट, लंबाई में इंक्रीमेंट की हमने बात कर ली। जो डेल्टा एल होता है वो कितना होता है भैया, अल्फा L0 डेल्टा टी होता है। चलो अब बात करते हैं हम लोग एरियल एक्सपेंशन की, एरिया में इंक्रीमेंट की, ठीक है। चलो तो द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। शुरुआत का एरिया देख सकते हो आप सभी लोग कितना है, A0 है ना। तो चारों इसको टेम्परेचर दिया तो देखो चारों तरफ एरिया बढ़ेगा, चारों तरफ लंबाई बढ़ी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कितना लंबाई बढ़ा देखो यार तो यहाँ पे जो चेंज इन द इंक्रीमेंट एरिया आता है वो डेल्टा इज इक्वल टू, जैसे डेल्टा एल था वहाँ पे अल्फा था, लंबाई था, डेल्टा टी था। अब यहाँ पे जो डेल्टा एरिया में जो रहेगा चेंज वो हो जाएगा, शुरुआत का एरिया A0 इंटू, अब अल्फा की जगह यहाँ पे आ जाता है बीटा, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बीटा इज द कॉफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा नॉट हो जाएगा। देखो जो फाइनल एरिया होगा ए क्या होगा भाई, A0 इंटू एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ सर, दिस इज द इंक्रीमेंट डेल्टा ए, राइट। तो ए इज इक्वल टू A0 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए A0 बी इंटू डेल्टा टी, तो ए इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक, समझ गए, समझ गया कि नहीं समझे। चलिए अब इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो एरिया है, जो फाइनल एरिया है, पहले मुझे बताइए फाइनल लेंथ, है ना भैया, बेसिकली अगर इसको आप स्क्वायर मान के चल रहे हैं, स्क्वायर मान के चल रहे हैं तो इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, विड्थ में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, है ना। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ क्या लिखोगे, हो जाएगा सर L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लिखोगे नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसके साइड में कितना चेंज हुआ, ठीक। तो इसके एरिया में चेंज मतलब, एरिया मतलब होता है सर साइड का स्क्वायर, यानी कि L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप सभी लोग पता होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, जब x हमारा बहुत छोटा होता है, x जब हमारा बहुत छोटा होता है बच्चा लोग, ठीक है, x जब बहुत छोटा होता है इसको हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स। तो सिंपली इसको हम लोग लिख देंगे L0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और L0 स्क्वायर क्या है, L0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पुराना वाला एरिया A0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, क्या आ जाएगा भाई ए इज इक्वल टू A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो इससे इसको कंपेरिजन कीजिए, कहाँ गया, इससे इन दोनों को कंपेरिजन कीजिए, इससे इन दोनों को कंपेरिजन कीजिए, तो देखो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अल्फा। बस आपको ये याद रखना था, कुछ नहीं याद रखना है ना। तो जो एरियल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन का डबल होता है, ठीक। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक। तो देखो तो चेंज इन द एरिया क्या हो जाएगा, चेंज इन द एरिया इज इक्वल टू A0 बी इंटू डेल्टा टी। भाई चेंज इन द लेंथ क्या था बताओ सर, था L0 अल्फा डेल्टा टी, यही था। एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया लिख दीजिएगा, यहाँ पे बीटा लिख दीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। फाइनल एरिया A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, बीटा इज इक्वल टू इतना और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बस और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, ठीक है। चलिए वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, जैसे क्यूब है अपने पास, क्या है क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब के लिए बात भैया वही रहेगा, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज के लिए आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा करते हैं, क्या लिखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब यहाँ पे आ जाता है गामा। तो हो गया भैया गामा, शुरुआत का वॉल्यूम V0 इंटू डेल्टा टी। भाई सिमिलर है, कुछ नहीं करना, सिमिलर तो है यार। डेल्टा एल बताओ, डेल्टा एल क्या था सर, L0 अल्फा डेल्टा टी,
है ना। तो डेल्टा एल नहीं, डेल्टा वॉल्यूम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एल नॉट की जगह क्या रखोगे, वी नॉट, और अल्फा की जगह गामा इंटू डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा की वैल्यू इतना हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और यहाँ से उसको कंपेरिजन निकाल लोगे, रिलेशनशिप निकाल लोगे, तो आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा। रिलेशनशिप याद रखो, डेरिवेशन काम का नहीं है, याद रखो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा याद रखना है आप सभी को, और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की। दो टाइप के मटेरियल होता है अपने पास, एक होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल और दूसरा होता है बच्चा लोग एनआइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक। आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब ये होता है बच्चों कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम रहता है, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कीजिए, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में सेम आना चाहिए, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर और जो गामा होगा 3 अल्फा के बराबर। मतलब अगर आप बात करते हैं बीटा, तो भैया बीटा मतलब क्या है, एरियल में, मतलब एक्स में अलग चेंज नहीं होना चाहिए और वाई में अलग चेंज नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई में बराबर चेंज हो, एक्स और वाई में बराबर चेंज, अल्फा अल्फा 2 अल्फा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों में बराबर चेंज होना चाहिए, यानी गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन एनिसोट्रोपिक मटेरियल ऐसे जैसे एग्जांपल में दे रखा है आप सभी को, जैसे हो गया ग्लास, डायमंड, और ये हो गया अपने पास नट बोल्ट, लोहा वगैरह, ठीक है। अगला देखिए बात करते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, राइट, मतलब एक्स में अलग तरीके से बढ़ता है, वाई में अलग तरीके से बढ़ता है, ठीक। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भैया एक्स और वाई, आप निकाल के देख लेना, एक्स और वाई जो आपको दिया रहेगा उसको जोड़ देना, और गामा के लिए एक्स वाई जेड तीनों जोड़ देना। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये बर्फ का टुकड़ा हो जाएगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। चला जाएगा, चलो भाई, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा भैया, हमसे ये पढ़ा, ये पूरा समरी है। पहले सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। तो दिस इज योर समरी, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, उसका पूरा समरी दे रखा है। लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये पूरा फॉर्मूला याद रखो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। निगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है बच्चों, गर्म करने पे वो सिकुड़ता है ना, अलग टाइप का मटेरियल है ये, ठीक है। गर्म करने पे क्या होता है बच्चों, सिकुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए बच्चों, ऐसे चीजों के लिए क्या होता है, जो कोएफिशिएंट होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई घट जाएगी, फाइनल लंबाई घट जाएगा, जो एरिया होगा वो भी घट जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो भी घट जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों निगेटिव होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे कुछ मटेरियल के एग्जांपल है, जैसे कि वाटर की बात करिए, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर सिकुड़ता है वो, 0 डिग्री का वाटर है, उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करो तो सिकुड़ेगा, उसको वॉल्यूम कम होता है, राइट। उसके बाद ग्राफीन, जिरकोनियम, टंगस्टेट, ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब अलग टाइप के मटेरियल है जिनका थर्मल कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का अपेरेंट एक्सपेंशन, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात ये समझिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक समझ लो कि हमारे पास क्या है बच्चा लोग, एक वो है, क्या कहते हैं उसको, कहाँ गया, कंटेनर है। क्या है भाई, अपने पास एक कंटेनर है, डब्बा कंटेनर समझ लो, उसमें हमने भर दिया लिक्विड, ठीक। अब आपने क्या किया, भैया इसको बर्तन को गर्म करना शुरू कर दिया। बर्तन को गर्म करना शुरू कर दिया तो आप सभी को पता है जो बर्तन भी बना है कुछ मटेरियल का, लोहे का बना है, चलो मान लो, गर्म करेंगे तो लोहा भी फैलेगा, यानी बर्तन भी चौड़ा होगा, और जो पानी है वो भी गर्म होकर फैलेगा, है ना भाई, है ना। तो इसमें देख सकते हो तुम, एक्चुअल में तुमको निकालने मुश्किल होगी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक्चुअल कैसे पता चलेगा भाई, तुमको देख रहा, तुम गर्म किए जा रहे हो, इसका वाटर मतलब इसका जो लेवल है वो बढ़ ही नहीं रहा, या फिर बढ़ा तो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं चल रहा कितना बढ़ा घटा, क्योंकि बर्तन भी फैल रहा है भाई साथ साथ में, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना हुआ वो अपने को बात करनी, ठीक है, एक्चुअल में कितना आया है ना, वो बात करनी है बिल्कुल, ठीक है। देखो, तो बिफोर हीटिंग की बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वीसी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वीएल के बराबर होगा। मान लो कंटेनर में फुल्ली वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो कंटेनर को वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम शुरुआत में बिल्कुल बराबर होगा, ठीक। अब आपने जब आपने गर्म किया तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा एल, मतलब लिक्विड का गामा, इंटू अल्फा डेल्टा टी।
और कंटेनर का कितना हो जाएगा, कंटेनर भी तो फैल रहा है, कंटेनर के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा सी इंटू डेल्टा टी, गामा सी मतलब कंटेनर का, ठीक है। चलिए अब ओवरफ्लो कितना हुआ, है ना, वाटर का ये जो ओवरफ्लो कितना हुआ, वाटर का ओवरफ्लो कब होगा, वाटर का ओवरफ्लो कब होगा, जब बर्तन की तुलना में पानी ज्यादा फैलेगा, बर्तन की तुलना में पानी जब ज्यादा फैलेगा तो पानी का क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है, ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटेड टू द कंटेनर, कंटेनर की कंपैरिजन में कितना पानी बाहर निकला, तो मतलब बेसिकली पानी ज्यादा फैला होगा एज कंपेयर टू बर्तन, भाई तभी तो भाई दोनों अगर साथ साथ बढ़ते, क्योंकि दोनों में देखो पानी फुल है, ठीक, दोनों में पानी मतलब बर्तन में पानी फुल है, बर्तन अगर जितना तेजी से फैल रहा है उतना तेजी से अगर पानी भी फैल रहा है तो भैया पानी गिरेगा ही नहीं, ओवरफ्लो ही होगा ही नहीं। लेकिन जब बर्तन अगर अपना क्या है भाई, बर्तन पानी की तुलना में कम तेजी से फैल रहा है, तो यानी कि पानी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, यानी पानी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो पानी कितना गिरा, तो सर लिक्विड का कितना वॉल्यूम चेंज आया, माइनस इसका, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो देख सकते हैं वी नॉट 1 कौन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम लोग बोलते हैं गामा अपारेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में कितना ओवरफ्लो हुआ, एक्चुअल में वॉल्यूम में कितना आया, तो हो जाता है बच्चों गामा अपारेंट, यहाँ पर रख देंगे आप लोग, गामा एल माइनस गामा सी कर देंगे, वहां से निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन निकल जाता है, क्लियर है, समझ गए। चलो तो गामा एल माइनस गामा सी की अगर बात करें, गामा अपारेंट इज इक्वल टू गामा एल माइनस गामा सी, अगर बात करते हैं, अगर लिक्विड का गामा अगर ज्यादा है, यानी कि लिक्विड ज्यादा फैलेगा तो क्या होगा, लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा, लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर बर्तन का गामा ज्यादा है, गामा कंटेनर का अगर ज्यादा है, तो हमारा लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, समझ में आ रहा मतलब पानी की तुलना में बर्तन तेजी से फैल रहा है, ठीक है, तो अपना पानी क्या होगा, उसमें लगेगा भाई ये तो नीचे चलता जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज योर गामा अपारेंट भाई, ठीक है, कहानी समझ में आ गया पूरा कि नहीं आ गया सर, बढ़िया कॉन्सेप्ट था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बायोमेट्रिक स्ट्रिप, बायोमेट्रिक स्ट्रिप की बात करते हैं भाई। देखो बायोमेट्रिक स्ट्रिप मतलब ऐसा होता है पट्टी जिसमें कि दो अलग अलग मेटल्स के दो स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर चिपका के रखे रहते हैं। एक पहला मेटल हो गया जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, अल्फा 1, दूसरे का है अल्फा 2। जब आप इसको गर्म करेंगे, हमने मान लिया कि जो पहला वाला जो अल्फा 1 है ना, वो अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, मान लिया, ठीक है, मान लिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है। गर्म करेंगे दोनों को तो क्या होगा भैया, जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा फैलेगा, जिसका अल्फा कम वो कम फैलेगा, तो क्या होगा, ये वाला इस टाइप का शेप ले लेगा, है ना, इस टाइप का शेप ले लेगा, तो एक आर्क बन जाता है, क्या बन जाता है, आर्क बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आर्क, है ना भाई। बायोमेट्रिक स्ट्रिप को गर्म करने पर रेडियस क्या होता है, जहां पे आप सभी को डी दे रखा है, आप सभी को उसकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, ये आप सभी को दे रखा है व्हाट इज द चौड़ाई दोनों का। देखो इसका भी चौड़ाई डी है, इसका भी चौड़ाई डी दे रखा है भाई, दोनों बराबर चौड़ाई के रखें, ठीक। तो कह रहा है कि भैया अगर इसको गर्म करने पर ये रेडियस में चेंज हो गया, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क, तो रेडियस ऑफ द आर्क हो जाएगा डी अपॉन में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। आर इज इक्वल टू डी अपॉन में अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। याद रहेगा ये फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट याद है हो जाएगा अपना काम, ठीक है। तो मैंने बताया अगर अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो पहला वाला जो है ज्यादा फैलेगा। देखो इसकी लंबाई देखा जाए, बाद की लंबाई और इसकी बाद की लंबाई देखिए, तो आपको लग नहीं रहा है कि ऊपर वाला जो है बड़ा है ना, समझ गए, क्लियर है। और अगर अल्फा 2 ज्यादा होता तो इस टाइप का शेप ले लेता है, अल्फा 2 ज्यादा होता तो इस टाइप का शेप ले लेता है, समझ में आ रहा है, इस टाइप का शेप ले लेता, क्लियर है बच्चे लोग। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी एंड टेम्परेचर की। ये फॉर्मूला याद रख लेना इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। डेंसिटी और टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज जैसे कब आप सभी को पता है, डेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं किसी भी मेटल का, है ना, या फिर किसी भी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उसका जनरली वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सर डेंसिटी क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा मतलब डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मास में कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है, वॉल्यूम में। तो शुरुआत का मान लीजिए डेंसिटी कितना, मास अपन में वॉल्यूम V0। बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पर, आफ्टर हीट करने पर जो फाइनल डेंसिटी है, मास अपॉन में फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी को ये पता ही है। तो एम अपॉन V0 इज इक्वल टू रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट रो नॉट अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाता है। और इसको ऊपर ले जाएंगे भैया 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1,
और आप सभी को पता है 1 प्लस एस की पावर एन, 1 प्लस एस की पावर एन, एन मल्टीप्लाई में आ जाता है यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी आप सभी लोग देख सकते हैं थोड़ा सा घट गया, डेंसिटी देख सकते हैं थोड़ा सा घट गया, तो याद रखिएगा फाइनल डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग? चला जाए आगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस की। किसकी बात करते हैं हम लोग? थर्मल स्ट्रेस की। देखो भाई बात ये है ना, जब तक ये रॉड को आप गर्मी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, क्या है? फैल रहा है, फैल रहा है, फैलने के लिए फ्री है। स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस सर तब आता है जब आप उसको रोक देते हो। आपको स्ट्रेस कब आता है? जब आपके माता पिता आपको कुछ करने से रोक देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये फ्री था एक्सपेंड करने के लिए देयर इज नो स्ट्रेस। लेकिन जब इस रॉड को बच्चों हमने क्या कर दिया? दो एंड पे कर दिया फिक्स, फैलने के लिए फ्री है ही नहीं, तो जब टेम्परेचर दोगे, फैलना तो चाहता है लेकिन फैल नहीं पा रहा है, तो उसके वजह से आ जाता है इसके ऊपर थर्मल स्ट्रेस। क्या आ जाता है? थर्मल स्ट्रेस। तो याद रखिएगा जब गर्म करते हैं हम लोग, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो टेंशन स्ट्रेस, क्योंकि भाई गर्म करोगे तो फैलेगा, क्या करेगा? फैलेगा, यानी इसके ऊपर लगाएगा फोर्स बाहर की ओर, राइट है, तो टेंसाइल स्ट्रेस आता है। जब आप इसको ठंडा करते हैं, जब कूलिंग करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठंडा करोगे सिकुड़ना चाहेगा भाई, क्या चाहेगा? सिकुड़ना चाहेगा, बट सिकुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? तो सबसे पहला केस मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को कि जब फ्री एक्सपेंशन है, जब दोनों एंड फ्री है, कोई भी मतलब कि नहीं लगा हुआ है, दोनों तरफ कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, तो क्या होगा भैया? एक्सपेंड करेगा ही नहीं, सॉरी मतलब कि कोई उसको रोकने के लिए है ही नहीं, तो स्ट्रेस नहीं आता। तो याद रखिएगा जब तक फ्री एक्सपेंशन है नो स्ट्रेस, है ना, नो फ्री एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, मतलब फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट नहीं किया गया है तो कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। स्ट्रेन नहीं है तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा और कोई भी रिएक्शन वाला फोर्स भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये आप सभी को याद रखना है। क्या होता है? जब इसको दोनों तरफ से आपने कर दिया है फिक्स, तो क्या होता है? पूरा का पूरा फ्री एक्सपेंशन जो होना था पूरा आपने रोक दिया, है ना। कितना एक्सपेंशन होता था भाई? एक्सपेंशन कितना होता है जरा बताओ सर? एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है सर डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सर दिस मच ऑफ एक्सपेंशन हो जाता सर, यानी कि डेल्टा एल मतलब एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बेसिकली। ठीक है बच्चा लोग, तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशन होने वाला है वो कितना है? अल्फा इंटू डेल्टा टी का एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंशन। अरे भाई डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट कर दो ना, डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट, क्या निकल गया तुम्हारा? स्ट्रेन निकल गया। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। तो आप सभी को स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। जरा ये फॉर्मूला पता है क्या? जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक, आपको स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? y इंटू एप्सिलॉन, y इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है सर? एप्सिलॉन इज सर नथिंग बट और अल्फा डेल्टा टी, तो हो गया y अल्फा डेल्टा टी, और ये दिस इज सिग्मा, तो सिग्मा आ गया भाई y अल्फा डेल्टा टी। भूलो इसको, हटाओ, क्या लिखा है भूल जाओ, लिखो बस इतना। स्ट्रेस कितना होता है? y अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस कितना? y अल्फा डेल्टा टी। और अगर फोर्स पूछे तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये होती है, रिएक्शन फोर्स पूछे तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि पूरा एक्सपेंशन प्रिवेंट ना करके, मतलब कि थोड़ा सा बीच में गैप दे दिया, जैसे ऐसा समझो एक एंड तो फिक्स कर दिया, ठीक है, और जो दूसरा एंड है इतनी दूरी पर है ना, दूसरा एंड इससे इतनी दूरी पर है, मतलब थोड़ा सा अलाउ कर दिया, थोड़ा सा अलाउ कर दिया। ठीक है, तो जितना और हो मतलब जितना अलाउ नहीं किया वो इसका स्ट्रेन आ जाएगा, उसके वजह से क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना अलाउड नहीं कर पाए आप लोग, है ना। देखो भाई जैसे मान लो कि 5 mm फैलना था इसको, आपने यहाँ पे गैप दिया केवल 2 mm का, राइट। तो कितना की आवश्यकता थी, मतलब कितना दब गया? 3 mm दब गया, तो 3 mm ये हो गया आपका डेल्टा एल, है ना। इतना की आवश्यकता है अपने को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो दिस इज योर एल डैश अपॉन में एल नॉट डिवाइड बाई एल, दिस इज योर स्ट्रेन, है ना। दिस विल बी योर स्ट्रेन कि भैया इतना अपने को करना था, है ना, आपने इतना ही कराया, डिवाइड बाई एल हो जाएगा। या फिर सिंपली आप सभी लोग याद रखेंगे, आप लोग बस देख लेना, स्ट्रेन निकाल लेना। फॉर्मूला अगर याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या निकाल लेंगे? स्ट्रेन निकाल लेंगे। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, है ना? 3 mm हो गया डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, 3 mm डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया। चलो वहां से स्ट्रेस कैसे निकाल लेंगे, है ना। स्ट्रेन ये हो गया,
अब आप सभी को पता है स्ट्रेन क्या, स्ट्रेस, ये स्ट्रेन हो गया भाई, ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस कैसे निकलेगा सर, स्ट्रेस निकल जाएगा अपना, अभी जस्ट मैंने बताया स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, भैया स्ट्रेन का यहाँ रख देना, निकल जाएगा स्ट्रेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग में सोचना कि कितना प्रिवेंट कर पाए आप, मतलब कितना प्रिवेंट किया आपने, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, फिर वहां से स्ट्रेस, ठीक है। चलो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम एंड टेम्परेचर का। सिंपल पेंडुलम पर टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भैया मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लंबाई एल नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट पे, तो टाइम पीरियड हो गया इसका टी नॉट इज इक्वल टू पाई अंडर एल नॉट बाई जी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप सभी को पता है ये जो तार है ये फैल जाएगा, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, एल नॉट 1 प्लस डेल्टा टी हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, दिस विल बी द लेंथ, फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ एल नॉट की जगह आप क्या रखोगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक। तो शुरुआत में टेम्परेचर इतना था तो इस पे टाइम पीरियड इतना हो गया, क्लियर है। बाद में टेम्परेचर टी पे आ गया इतना, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, टी अपॉन में टी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपॉन में एल नॉट, एल नॉट है मतलब एल है पता है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट से एल नॉट गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचेगा, और पावर में है 1/2, तो ये पावर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पावर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो टी अपॉन में टी नॉट इज इक्वल टू 1 मतलब बेसिकली इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर पर यूनिट टाइम लैप्स, यानी कि देखा जाए 1 को उधर ले जाइए तो टी माइनस टी नॉट अपॉन में टी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन द टाइम पर यूनिट टाइम लैप्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम लैप्स में कितना चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज इन टाइम आया, वो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला याद रखना, दिस फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से देख रहे हो बच्चों, जो टाइम में लैप्स आ रहा है, टाइम में लैप्स जो आ रहा है कितना आ रहा है, हाफ अल्फा डेल्टा टी है ना, इंटू टी नॉट। तो ये जो अगर टेम्परेचर आपने घटा दिया, अगर टेम्परेचर अगर आपने घटा दिया तो भैया जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर का आपने घटाया है तो जो डेल्टा टी हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्लॉक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगा भाई, लंबाई घट गया, लंबाई घट गया तो मतलब टाइम पीरियड घट गया, टाइम पीरियड घट गया मतलब एक चक्कर लगाने में कम समय ले रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, घड़ी हमारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर घटाने पर ठंडी के दिनों में जो हमारा घड़ी होता है वो फास्ट चलता है, ठीक है, और गर्मी के दिनों में जो हमारा लेंथ होता है बढ़ जाता है, उसके वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हमारा गर्मियों के दिनों में घड़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर की, किसकी बात करते हैं भाई, हीट ट्रांसफर की, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट क्या है भाई, व्हाट इज हीट, तो हीट सर, हीट इज नथिंग बट द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। और एनर्जी को जो ट्रांसफर होता है बच्चों वो होता है हाई से लोअर टेम्परेचर की ओर, हाई से कहाँ होता है, लो टेम्परेचर की ओर। और हीट के ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो सकता है, या तो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, या फिर फेज चेंज हो सकता है, ठीक है। दो चीजें पॉसिबल हैं। अगर मैंने आप सभी को हीट दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या फिर आपका फेज चेंज हो जाएगा, समझ रहे आ रहा है, मतलब 11 से IIT में चले जाओगे, ठीक है, अगर मैं आपको हीट दे रहा हूँ तो, ठीक। तो हीट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एनर्जी, सो इट्स यूनिट इज जूल या फिर कैलोरी इन सीजीएस, ठीक है। देखो जैसे कि बात करते हैं हम लोग वाटर की बात करते हैं, 1 ग्राम वाटर लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपने इसको अगर 1 कैलोरी हीट दिया तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, ठीक। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्फ को टेम्परेचर दे करके उसको हम लोग बदल सकते हैं पानी में, पानी को टेम्परेचर दे करके हम लोग उसको बदल सकते हैं भाप में, और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे करके, अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे करके बर्फ को हम लोग बदल सकते हैं किसमें, भाप में, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की, ठीक है। तो देखो भाई समझना ध्यान से बात यहाँ पे ये है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट इज नथिंग बट क्या है भाई, हीट इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ वर्क, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हीट प्रोड्यूस इन सिस्टम प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट, भैया किसी भी सिस्टम के द्वारा हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक सिस्टम कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि उस सिस्टम के ऊपर कितना काम किया। भैया इसको जितना तुम रगड़ोगे, इसके ऊपर जितना तुम काम करोगे उतना ही ज़्यादा इससे हीट पैदा होगा, बस यही कहना चाहता है। अगर मान लीजिए कि
अगर मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर W काम किया, इसके ऊपर आपने W काम किया, तो इसकी वजह से H हीट पैदा हुआ है, तो जो वर्क डन होगा वो इज इक्वल टू J इंटू एच होगा। वर्क डन जो होगा वो क्या होता है, J इंटू एच, जहाँ J को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जे मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आपको पानी के ऊपर कितना काम करना पड़ेगा, पानी में कितने घूसे मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिलाकर बात यह है भाई कि जो हीट और वर्क है वो इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ठीक, चलिए नाउ विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट, याद रखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इट्स स्पेसिफिक हीट। ठीक, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितना हीट की आवश्यकता है, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट। क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब भैया जो हीट जो भैया किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मास पे डिपेंड करेगा, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू मास और डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, है ना, दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना बढ़ाना है उसके लिए उतना ही ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जितना बड़ा मास है उतना ही ज्यादा उसको हीट देना पड़ेगा। मिला दीजिएंगे तो कांस्टेंट हटा देंगे तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी आ जाएगा। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां S जो होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। S इज योर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। अगर आपको इसको इंटीग्रेशन में लिखना है, यू नीड टू राइट इन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लगा देना dt लगा देना। ठीक है, चलो इसका यूनिट याद रखेंगे सभी लोग, यूनिट याद रखेंगे, क्या होता है, जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन मतलब पर यूनिट मास 1 डिग्री, यानी समझ लो कितना एनर्जी की आवश्यकता है। कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए बच्चों तो डेल्टा टी क्या होता है, जीरो। डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है, तो जो एस हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, फॉर्मूला से देख लो। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू जीरो, तो एस होता है जीरो। ठीक, चलो हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी। ठीक, अभी हमने बात कर लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाउ हीट कैपेसिटी, ओनली हीट कैपेसिटी, राइट। तो m इंटू एस को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। द क्वांटिटी ऑफ हीट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर फॉर द गिवन मास ऑफ मटेरियल। मास तुमको दिया रहेगा, उस मास का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। ठीक, और स्पेसिफिक हीट में 1 यूनिट मास का, ठीक, और हीट कैपेसिटी में गिवन मास का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन, क्योंकि ग्राम हट जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये है भाई, वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये है, समझना ध्यान से, कि जैसे एक बर्तन है, एक बर्तन या फिर कोई भी सब्सटेंस मान लो, एक सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी, मान लीजिए कि 5 जूल एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक, तो इस 5 जूल की एनर्जी, 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, 5 जूल एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए कितना वाटर लाना पड़ेगा तुमको, वो होता है उसका वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड to consume the same quantity of heat as the substance just for a unit rise in the temperature। तो एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, है ना, जो हीट निकली, इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी, कितना पानी की आवश्यकता होगी, दिस इज योर वाटर इक्विवेलेंट, राइट। यानी कि एम एस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी, तो एम डब्ल्यू निकल जाएगा एम एस अपॉन एस डब्ल्यू, तो एम डब्ल्यू इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एम डब्ल्यू जो होता है सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज चेंज। नाउ विल टॉक अबाउट द फेज चेंज बच्चा लोग। ठीक है, फेज चेंज की बात करेंगे। फेज चेंज मतलब ये होता है, जैसे कि सिंपल सी बात ये है, क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, बर्फ दिख रहा है, पानी दिख रहा है, वेपर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो भैया ये जो फेज चेंज होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो भैया दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए, तो फेज चेंज बच्चों जो होता है, फेज में जो चेंज होता है, याद रखिएगा, जो अवस्था में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो चेंज होता है सर, दिस इज चेंज ड्यू टू द लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट की वजह से होता है। तो चेंजेस द फेज ऑफ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए जो हीट की आवश्यकता है वो लेटेंट हीट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए जो हीट की आवश्यकता है वो लेटेंट हीट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदलने के लिए जो हीट की आवश्यकता है वो लेटेंट हीट नहीं है। लेटेंट मतलब केवल फेज चेंज करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज करना भाई। ठीक है, चलो जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज करने का, फ्यूजन का लेटेंट हीट कितना है। और लिक्विड को अगर आपको गैस में बदलना है तो लिक्विड को गैस में बदलना है कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, फार्मूला होता है m×LF और m×LV। मास कितना पानी को आप लोग को बदलना है, मतलब कितना बर्फ को पानी में बदलना है, मास हो गया, इंटू LF हीट ऑफ वो लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, और ये m×LV वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो फेज चेंज जो होता है बच्चा लोग, फेज चेंज जो होता है वो कैसे होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा। कब आएगा? बर्फ को वाटर में बदलना है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, सेम टेम्परेचर बदलना है तो उसके लिए आपको 80 किलो कैलोरी पर केजी लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी। 80 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्यूजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80 किलो कैलोरी पर केजी, राइट? ठीक है, चलिए, और अगर आपको अगर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलना है तो उसके लिए 540 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ से टेम्परेचर हीट को याद रखेंगे कैसे बदलता है। तो देखो दो चीज होती है भैया, जैसे कि आपको बोले कि अगर आपको -25 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ से कहाँ ले जाना है, भाप में ले जाना है, तो क्या होगा, कैसे चेंज होता है ये? सर ऐसे चेंज होता है, पहले सर -25 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में आएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ में आएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे आ जाएगा CI, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, उसके बाद अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, यह बदलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ बदलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कहा, पानी में, यानी कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है ये, अब यहाँ पानी बदल चुका है, देखो ये बर्फ था यहाँ पानी में आ गया, बर्फ था पानी में आ गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगा, है ना? तो यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ा। ठीक, अब उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से एनर्जी दीजिए, तो ये बदल जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में। किसे बदल जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में बदल जाएगा। और उसके बाद 100 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए आपको CS वाला एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो स्टीम के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसके हिसाब से एनर्जी देनी पड़ेगी 0.48। वाटर के लिए यहाँ पे इस कंडीशन में 1 कैलोरी पर ग्राम, और आइस के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो, अब जो वाटर का होता है C, वो ज्यादा होता है CI से, सबसे छोटा होता है CS, सबसे छोटा होता है CS। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना? स्टीम का सबसे छोटा है। ठीक है भाई, स्टीम का सबसे छोटा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो स्टीम का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद किसका बढ़ेगा? उसके बाद आइस का बढ़ेगा, और सबसे आराम से वाटर का बैठता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। वो आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है। ठीक है, आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है, यानी कि आराम से बढ़ेगा। ठीक है, तो किसका स्लोप सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा स्लोप होता है स्टीम का, उसके बाद आइस का, और सबसे कम होता है वाटर का। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द चेंज इन एनर्जी फॉर अ सिस्टम, है ना? कि भैया हीट में जो एक्सचेंज हुआ, हीट में एक्सचेंज की वजह से कितना आपका चेंज इन द एनर्जी हुआ, फेज में जो चेंज हुआ, या फिर टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, वो सब हम लोग निकालते हैं बेसिकली। ठीक है,
तो बेसिकली क्या होगा, जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है पानी, पानी में रख दिया हमने एक गर्म ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, ये हमारा पानी गर्म हो जाएगा, बर्तन गर्म हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो बेसिकली कितना हॉट बॉडी से हॉट बॉडी को लो कम मतलब कि कोल्ड बॉडी के नजदीक में लाने पर जो टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है ना, या फिर दो मिक्सचर को हमने मिला दिया, उसके वजह से जो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होगा वो सब कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं कैलोरीमेट्री में। तो कैलोरीमेट्री एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। जैसे गर्म बॉडी है, गर्म बॉडी को पानी में डाला तो गर्म बॉडी ठंडा हुआ, यानी गर्म बॉडी से हीट निकली, तो ठंडा हुआ कौन, गर्म बॉडी, उसकी वजह से जो पानी था, पानी में डालने पर पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो पानी ने किया हीट को एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही प्रिंसिपल लगाना है कि हीट लॉस्ट बाय हॉटर सब्सटेंस द्वारा हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कूलर सब्सटेंस के द्वारा कितना हीट गेन हुआ, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना काम हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट की। मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं क्या, कि अपने पास एक वाटर है जिसका टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे बर्फ है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला देने के बाद एक मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो याद रखना हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों मिक्सचर को मिलाने पर कोई फेज में चेंज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब भैया इसको मिला दोनों को मिला दिया, भाई साहब भाप बन के उड़ गया दोनों लिक्विड, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो तो हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि फेज चेंज हो रहा है, और इसमें हम लोग ये भी मानते हैं कि कोई भी हीट लॉस नहीं होता, ठीक। तो क्या होगा, मान लीजिए पहला सब्सटेंस है जिसका M1 मास S1 और T1 है, दूसरा सब्सटेंस है M2 S2 T2, इन दोनों को मिला दिया, तो मान लिया कि इसका टेम्परेचर T1 ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, इसके द्वारा इससे इसमें जो है हीट फ्लो होगा, और ये तब तक हीट फ्लो होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये मिक्सचर बन गया, मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया Tm, तो भैया क्या होगा हॉट से कितना एनर्जी सप्लाई हुआ, दैट विल बी इक्वल टू द कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। तो इसने कितना एनर्जी सप्लाई किया भाई, ms डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर कितना है Tm, ठीक। तो क्या हो जाएगा ms T1 माइनस Tm, भैया T1 ज्यादा था, Tm पे आ गया, और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, पहले इसका टेम्परेचर T2 था, कम था, बाद में कितना होगा Tm बढ़ गया, तो हो जाएगा M2 S2 Tm माइनस T2, समझ गए, क्लियर है। तो याद रखिएगा जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर रहेगा इन दोनों के टेम्परेचर के बीच का रहेगा, यानी अगर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 30 था, तो इन दोनों के बीच 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो बात करते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर की, ठीक है भाई, हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो हीट ट्रांसफर मतलब होता है बच्चों फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यार तीन तरीके से हो सकता है हीट का ट्रांसफर, एक होता है कंडक्शन से, दूसरा होता है कन्वेक्शन से, और तीसरा होता है रेडिएशन से। साफ साफ दिख रहा है, एक रॉड को टच में रखे हो, आपने रॉड को क्या किया, टच किया है, कहाँ से, हीट से, तो क्या होगा, हीट जो है इसके थ्रू इसको गर्म मतलब इसके थ्रू पूरे रॉड में फैल जाएगा, ये होता है कंडक्शन, ये होता है कन्वेक्शन। और आप बैठ करके आग ताप रहे हो तो भैया इससे निकल रहा है रेडिएशन आपको कर रहा है गर्म। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कौन कौन सा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। फटाक से बात कर लेते हैं इनके बारे में। कंडक्शन मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन, जो हीट का ट्रांसफर होगा, दैट हीट का ट्रांसफर जो होगा बच्चों वो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल के इंटरेक्शन से होगा। मतलब जो हीट ट्रांसफर होगा, जैसे यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो ये जो है ये एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी इसको देगा, और फाइनली इस तरीके से पूरा का पूरा मटेरियल गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में पार्टिकल का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली अपने पास क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, एनर्जी शेयरिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, एनर्जी शेयरिंग हो रही है, काइनेटिक एनर्जी शेयरिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है भाई। चलो स्टेडी स्टेट कंडक्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड वो बराबर है ना, हर सेकेंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है ना, इसका एक पहला एक एंड T1 पे है, दूसरा एंड T2 पे है। हमने मान लिया कि जो T1 एंड है वो गर्म है T2 से, तो क्या होगा, T1 से T2 की ओर हीट का फ्लो होगा, T1 से T2 की ओर हीट का फ्लो होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमने मान लिया कि एक मेटेलिक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, dx है, ठीक है। चलो तो जो यहाँ पे हीट का जो फ्लो होगा बच्चा लोग, हीट का फ्लो मतलब सर हाउ मच एनर्जी इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, हाउ मच एनर्जी इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया
इंटू इनके बीच का कितना टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइड बाई इनका बीच का डिस्टेंस dx। तो जो dq बाई dt होता है ये माइनस ka इंटू dt बाई dx होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है क्या होता है बच्चा लोग, dq बाई dt एनर्जी का फ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू ka dt अपॉन में dx, ka dt अपॉन में dx होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एनालॉजी है फूरियर्स लॉ और ओम्स लॉ में। जिस तरीके से ओम्स लॉ में आप सभी को पता है वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट बहता है रजिस्टर आर में, उसी तरीके से यहाँ पे I इज इक्वल टू डेल्टा बी अपन में जो आर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पे देखो वोल्टेज डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो डेल्टा वी को आप समझ लो क्या, डेल्टा बी को आप लोग समझ लेना डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इसको मान लो रेजिस्टर है ना, इसका रेजिस्टेंस है आरटीएच मतलब थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो हीट फ्लो को बोलो क्या, हीट मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो हीट फ्लो इज बेसिकली डेल्टा बी बाई आर यानी एच इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर टी एच, और आर टी एच जो ये होता है जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू होता है एल बाई के ए, याद रखना एल बाई के ए होता है, याद रखना ये होता है फूरियर्स लॉ। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रखना। बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में देखो क्या होता है यार, देखो पानी को जब तुम गर्म कर रहे हो तो इस वाले यहाँ पे पानी जो सबसे नजदीक है वो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे होंगे, हल्का जो चीज होता है बच्चों वो ऊपर उठता है। ठीक, ऊपर उठने की वजह से क्या होगा, हल्का चीज ऊपर उठेगा, तो इसके जगह को पूरा करने के लिए जो भारी चीज ऊपर है वो सिंक करेगा, डूबने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मोशन होता है ना, और इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मास का ट्रांसफर हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कंडक्शन में कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन कन्वेक्शन में एनर्जी के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, द मूवमेंट कॉज्ड विद इन द फ्लूइड बाय द हॉटर टू राइज एंड कोल्डर टू सिंक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है भाई, समझ गए, तो क्या हुआ, गर्म चीज ऊपर जा रहा है, ठंडा चीज नीचे आ रहा है, ठंडा चीज फिर से गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला फिर ठंडा होकर नीचे आ रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन मतलब सिंपल सी बात यह है भाई, सूरज उतना दूर है, सूरज हमारे से कितना दूर है, हमारे कोई भी कांटेक्ट में सूर्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है कि ये जो ग्राउंड है, हमारा जो ग्राउंड है क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसकी वजह से क्या होता है, गर्म हो जाने की वजह से क्या होता है बच्चों, जो भी इसके सराउंडिंग में जो हवा रहती है वो ऊपर उठ जाती है गर्म होकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, लोअर प्रेशर बन जाता है, और इधर रहता है हाई प्रेशर, तो हाई से लो की ओर बहता है हवा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सी टू लैंड की ओर जो हवा बहती है। ठीक, उसी प्रकार से रात में चला देखा जाए बच्चों, तो रात में क्या होता है, धरती जो है जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतनी ज्यादा गर्म भी हो जाती है, जितनी ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा ठंडी। ठीक है, तो भैया रात में तुरंत ठंडी भी हो जाती है, ठंडी होने की वजह से क्या होता है, जितनी भी हवा थी वो नीचे सिंक हो जाती है, तो क्या होता है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बन जाता है और यहाँ पे प्रेशर कम ही रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, हाई से लो प्रेशर की ओर ठंडी हवा बहती है। तो बेसिकली ये जो फेनोमेना हो रहा है भैया, ये फेनोमेना क्यों हो रहा है, तो दिस इज ड्यू टू द सन, सूर्य की वजह से हो रहा है। सूर्य तो भाई उतना दूर है, तो व्हाई दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम हियर और फ्रॉम सन टुवर्ड द अर्थ, कोई कांटेक्ट तो है नहीं सर, दिस इज कमिंग ड्यू टू द रेडिएशन। ये क्यों आ रहा है सर, तो दिस इज कमिंग ड्यू टू द रेडिएशन। तो रेडिएशन जो होता है बच्चों, ऐसा हीट का ऐसा ट्रांसफर जिसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि सूर्य आप देख लो कितना दूर है ना भाई, लेकिन वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी हीट जो है अपने सन से अर्थ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, तो ये रेडिएशन की वजह से आ रहा है ना। तो रेडिएशन का प्रियोस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज है, क्या कहता है ये कि एवरी मटेरियल बॉडी, जो भी बॉडी जिसके अंदर मटेरियल है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन से परम शून्य ताप से ऊपर है, वो कुछ न कुछ हीट रेडिएट करता है सराउंडिंग को, और सेम टाइम में सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, और रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो होता है बच्चा लोग, वो डिपेंड करता है इसका सरफेस एरिया कितना, जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगा, जितना जैसा नेचर होगा उसका रेडिएट करने का, है ना, जैसा नेचर होगा उसका रेडिएट करने का वैसा ही रेडिएट करेगा वो। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। क्लियर है, ठीक है, अगर रेडिएशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एब्सॉर्प्शन, मतलब चीजें बाहर ज्यादा निकल रही हैं, तो आपका टेम्परेचर गिर जाएगा,
और अगर आपका रेडिएशन कम हो रहा है, मतलब रेडिएशन आपसे एनर्जी कम निकल रहा है और आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हो, तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका रेडिएशन और टेम्परेचर, मतलब रेडिएशन और एब्सॉर्प्शन बराबर है, तो आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहोगे भाई, ठीक है। चलो अब यहां पे बात आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब सिंपल सा बात यह है कि दुनिया में हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, वो क्या करता है, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करता है और हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी है ना भाई, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। और एक होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ऐसा बॉडी जो कि अपने ऊपर पड़ने वाला सारा का सारा हीट भैया एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे, अपने ऊपर पड़ने वाला सारा का सारा हीट को जिसने एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज योर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। दिस इज एग्जांपल ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, जिन्होंने क्या किया कि एक रिंग टाइप का कुछ लिया जिसमें कि एक स्मॉलर होल था और इसके अंदर पूरा कार्बन ब्लैक का कालिफ कर दिया, है ना। तो जो भी हीट आया भैया, ये टकरा करके पूरा इसी के अंदर एब्जॉर्ब रह गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फेरी का ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं? फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इट इज अ थ्योरेटिकल मॉडल व्हिच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन ऑफ ओवर ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है, जो कि अपने ऊपर पड़ने वाला सारा का सारा रेडिएशन को कर लेता है एब्जॉर्ब, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, ठीक है। चलो तो देखो भाई, यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं, जैसे कि जो बॉडी, देखो किसी भी बॉडी के ऊपर आ रहा है हीट, किसी बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, तो क्या कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है ना, या फिर हीट को रिफ्लेक्ट करके भाई जा वापस चला जा तू, ठीक है। तो तीन चीजें पॉसिबल है भाई, ठीक। तो देखो भाई, जो चीज जैसे कि ये बॉडी की देखिए, तो ये बॉडी देखो कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, कुछ कुछ व्हाइट भी है, ठीक। तो जो बॉडी जितना इसके ऊपर पड़ने वाले हीट को जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ये, है ना, उतना कम एब्जॉर्ब करेगा, और जितना कम एब्जॉर्ब करेगा उतना ही कम इमिट करेगा। भाई देखो, जैसे मान लो इसके ऊपर 100 कैलोरी एनर्जी गिरी, इसने 70 को क्या कर दिया, 70 कर दिया, इसने क्या रिफ्लेक्ट कर दिया, फेंक दिया वापस, कितना ऑब्जॉर्व किया, 30 ऑब्जॉर्व किया, तो इमिट कितना करेगा, 30 करेगा। एज कंपेयर टू दूसरा बॉडी बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी समझ लीजिए, ठीक है। इसने क्या किया, 100 कैलोरी आ रहा था, इसने केवल 10 कैलोरी रिफ्लेक्ट किया, बाकी 90 कैलोरी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये इमिट भी कितना करेगा, 90 कैलोरी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कितना करेगा, ठीक है। तो ऐसा बॉडी जो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो एब्जॉर्ब कम करता है और इमिट भी कम करता है, ठीक। और ऐसा बॉडी जो रिफ्लेक्ट कम करता है तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करता है और इमिट भी ज्यादा करता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो गुड ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑल्सो गुड इमिटर्स होते हैं। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना अच्छा इमिटर भी होता है। और यही पे आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला कि फॉर ऑल बॉडीज एट अ गिवन टेम्परेचर, एक दिए गए टेम्परेचर पे दुनिया के सारे बॉडी के लिए इमिशन डिवाइड बाई एब्जॉर्प्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू ई फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्योंकि भाई ये होता है एब्जॉर्बिटी, क्या है, दिस इज एब्जॉर्बिटी। एब्जॉर्बिटी मतलब कि अपने ऊपर पड़ने वाला हीट का कितना तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। और ये इमिटिविटी, कितना तुमने इमिट किया, राइट। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए अगर बात करें हम लोग, तो एब्जॉर्बिटी होता है 1, क्योंकि अपने ऊपर पड़ने वाला जो भी हीट था उसको सबने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी एब्जॉर्बिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो किरचॉफ ने यह बताया कि ई जिसका ज्यादा, मतलब कि जिस इमिटिविटी डिवाइड बाई एब्जॉर्बिटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर ऑल मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जो ई बॉडी है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जो इमिटिविटी है, यानी कि जो इमिट कर रहा है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्जॉर्बिटी के, ठीक। यानी कि जो मटेरियल जितना ज्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा, जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना ही अच्छा इमिटर होगा, और जो जितना खराब एब्जॉर्बर होगा उतना ही बेकार इमिटर होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, ठीक है भाई। चलिए अब एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, खैर ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेंदी टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अपने को सेशन को समराइज करना है, बाकी डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अपने में खुद ही है, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पे मैं ये सिंपल से बता देना चाहता हूँ, ये है कि जो ब्लैक बॉडी होता है ना, सिंपल सी जो ब्लैक बॉडी होता है, ये कहना चाहता है कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो हर एक वेवलेंथ का, जितना भी पॉसिबल वेवलेंथ है, हर पॉसिबल वेवलेंथ का
रेडिएशन इमिट करता है। ठीक, एक गिवन टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, है ना, जो एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी होता है वो बराबर नहीं होता, मतलब एनर्जी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर देखा जाए तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर मान लीजिए कोई टेम्परेचर दिया हो, इस टेम्परेचर पे देखो तो इस फ्रीक्वेंसी, इस लैम्डा का आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला रेडिएशन मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट नहीं चल रहा, मतलब कि हर एक लैम्डा का आप सभी लोग देख सकते हैं जो एनर्जी मिल रहा है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हर एक लैम्डा का आपको इंटेंसिटी नहीं मिल रहा है ना। इसमें जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन दे रहा है ना, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन दे रहा है उसमें क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि 1000 रेडिएशन दिए, 1000 रेडिएशन उसने दिए, तो उसमें से 500 रेडिएशन एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू के लैम्डा वाला दिया, बाकी सबका कुछ किसी का कम है किसी का ज्यादा है, लेकिन सबका जरूर देगा, लेकिन सारे के सारे वेवलेंथ का जरूर देता है। समझ में आ रहा है बात? तो यही होता है भैया एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, यही होता है कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर क्या होता है कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो ट्राई करता है कि भैया ऑल पॉसिबल वेवलेंथ दे, लेकिन ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सारे वेवलेंथ के लिए बराबर नहीं होता है, एक गिवन वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम होता है ना, है ना। ये लैम्डा मैक्सिमम मतलब ये नहीं है, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी मिल रहा है, ये बात है। ठीक है, तो यही होता है बच्चा, याद रखना। और इंटेंसिटी जो होता है बढ़ता है, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ठीक, और इसका जो इस ग्राफ का जो एरिया होता है, इस ग्राफ का ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा का जो ग्राफ का एरिया हो जाएगा, जो कि इंटीग्रल ई लैम्डा डी लैम्डा होता है, ये होता है बच्चों सिग्मा इंटू टी के पावर 4। क्या होता है? सिग्मा इंटू टी के पावर 4। और यहाँ से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ से निकल के आता है, क्या बोलता है कि जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये जो मैक्सिमम वाला जो दिख रहा है ना भाई, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, जो पिक दिख रहा है, ये पिक देखो, है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए, ये देखो शुरुआत का टेम्परेचर T1, ये T2, ये T3, T4, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ये जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला जो आपको पिक मिल रहा है वो शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ पीछे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वेवलेंथ पीछे की ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये होता है सर कि अपना टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये होता है कि जो ब्लैक बॉडी होता है ना, कम वेवलेंथ के रेडिएशन को ज्यादा इमिट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो ब्लैक बॉडी होता है वो कम वेवलेंथ के रेडिएशन को ज्यादा इमिट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है द वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी, है ना, हाईएस्ट इंटेंसिटी के जो वेवलेंथ दिख रहा है आप सभी को, ये सब जो होते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द इमीटर। इमीटर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो लैम्डा में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी आता है, बी इज द विंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर T4 बढ़ा है, T3, T2, T1, तो जो लैम्डा इसका रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यही कहता है भैया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। बाकी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिस ग्रह की, या फिर सिंपल समझ लो कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा है उसका कलर ब्लू होगा, है ना, कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू का टेम्परेचर ज़्यादा है कि रेड का टेम्परेचर ज़्यादा है? सर ब्लू का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो जो ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है वो टेम्परेचर T4 पर शिफ्ट हो रहा है, और T4 जो है क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, और यहाँ पे हम लोग लास्टली बात करते लेते हैं स्टीफन्स लॉ की। स्टीफन्स ने ये बोला कि जो थर्मल एनर्जी जो इमिट किया जाता है एक बॉडी के द्वारा, थर्मल एनर्जी जो इमिट किया जाता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है, दिस इज गिवन बाय dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा E A T की पावर 4, या फिर E सिग्मा A इंटू टी की पावर 4 होता है, जहाँ सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रख लेना, कोई बात नहीं याद रहेगा तो जेईएमएस में आपको दिया रहेगा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। और E इज द इमिसिविटी ऑफ द सरफेस का इमिसिविटी होता है, जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो थर्मल एनर्जी जो रेडिएट होती है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, चलो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग कि यहाँ पे भाई अपने पास क्या है, एक मेटल है
है ना, जो भी अपने पास मटेरियल है इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। तो अगर इसका टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर अगर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो क्या करेगा, ये हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हीट को रेडिएट कर रहा है, उसी टाइम पे कुछ ना कुछ ये हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करेगा, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हीट रेडिएट करेगा इज इक्वल टू ई सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, और जो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस, भैया मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो मेरे से हीट को लॉस होगा, मतलब कि इसमें से रेडिएशन में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, और दिस इज इक्वल टू बेसिकली माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। ठीक है, माइनस एम एस इंटू डी टी बाई डी टी। अरे फार्मूला लगा लो कैलोरीमेट्री वाला। ठीक है, एम एस डेल्टा टी। ठीक है भाई, बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ कूलिंग की। क्या होगा धीरे धीरे, अब क्या होगा, धीरे धीरे हीट लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कूल होगा। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है हीट ट्रांसफर वाला फार्मूले से पता है सभी को कि जो डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, यानी टी माइनस टी एस होता है। ठीक है, द लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर अ स्मॉल डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ये जो फार्मूला लगाने वाले हम लोग अभी फ्यूचर लगा फार्मूला जो लगाने वाली है वाला है ना, दिस फार्मूला ओनली होल्ड्स फॉर when there is, मतलब there is a less difference in the temperature, smaller difference in the temperature। ठीक है, मतलब कि सराउंडिंग और इस बॉडी के टेम्परेचर में जब बहुत ही छोटा डिफरेंस होगा तब ये काम करेगा। चलिए भाई बात कीजिए, इससे कितना हीट इमिटेड हुआ, ई सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4, कितना एब्जॉर्ब किया, ई सिग्मा ए इंटू टी एस की पावर 4। नेट निकाल लीजिए, ये आ जाएगा बेसिकली दिस इज इक्वल टू माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। यहाँ से देख सकते हैं जो माइनस डी टी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने ये बोला कि भैया ये जो आप देख रहे हैं माइनस डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये आपने देखा। लेकिन जब आपको पता है कि जो टी है वो नियर अबाउट टी एस है ना, दोनों में लगभग बहुत कम चेंज है, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो जब बहुत कम है, तो इस कंडीशन में आप लोग ये लिख सकते हैं सर, इस कंडीशन में आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में आप लोग लिख सकते हैं कि टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 इज विल बी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, समझ लो टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 जो होगा, सिंपल सी बात समझो यार, जैसे ऐसे समझो। ठीक है क्या समझोगे, ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि 10 है और 10.01 है। ठीक, इसका 4 बार स्क्वायर करो, इसका 4 बार स्क्वायर करो। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके घटा के देखना तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा। बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग लगभग लिख सकते हैं 10.01 माइनस 10 का डिफरेंस के बराबर लिख सकते हैं, नियर अबाउट। ठीक, तो यही बोलता है कि जब टी और टी एस लगभग बराबर हैं तो इनका पावर को आप लोग लिख सकते हैं टी माइनस टी एस के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ये आ जाएगा। ठीक है, जो आपने देखा कि ये जो पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टी माइनस टी एस, और यही होता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कांस्टेंट के लगा दीजिएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी एस। ठीक है, चलिए आप इंटीग्रल फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाकी आप सभी को जैसा कि पता है कि जेएमएस के टॉपिक से, मतलब जेएमएस के टॉपिक से ये वाला टॉपिक इस बार हटा दिया है। कोई बात नहीं, याद रखना जे एडवांस में तो आएगा ना। हाँ 80 जा रहा है कि नहीं जा रहा, जे एडवांस में आएगा भाई। ठीक है भाई, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग का सेशन होता है खत्म, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमने बात कर ली है, सारे के सारे टॉपिक का डिस्कशन कर लिया है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन कर लिया है। तो भैया इसी तरीके के शानदार सेशन चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार, क्या जा रहा है भाई, कर दो यार, कुछ जा रहा है क्या, कर दो सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो भाई, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने सेशन को लास्ट तक देखा है होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मजा तो अवश्य आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।